ऐसे ही 2 साल बीत गए। पूरो के लिए अब अम्मा ने भी सोचना बंद कर दिया था। बच्चे और अम्मा को पालती पूरो ने बुआई से कटाई तक सारा काम संभाल लिया था। गांव की औरतें उसे देखती और तारीफ करती, वाह पूरो, तूने तो कमाल ही कर दी, और कोई होती ना तो भाग लेती किसी के साथ। तूने तो खेतों के साथ साथ बुढ़िया को भी नथ डाल ली है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल काक, कहानी दिल से। आज हम आपको कहानी सुनवा रहे हैं सिर का साईं, जिसे लिखा है डॉक्टर गीता डोगरा ने। गेहूं बीजने का मौसम था। रह रहकर हरबंस कौर को जोगी की याद आ रही थी। 2 साल पहले ही वो रब को प्यारा हो गया था। उसका दुख था भी बहुत बड़ा। वो 4 महीने बीमार था, फिर चल बसा, और हरबंस कौर उसके साथ साथ पूरो भी तबाह हो गई थी। तब उसकी गोद में 2.5 साल का बेटा था। पूरो अभी मुश्किल से 20 की थी। गोरी चिट्टी पूरो के माँ बाप दूर शहर में रहते थे। गरीब इतने कि 2 पहर की रोटी के भी लाले थे। घर में कमाने वाला भी कोई ना था। और तो और पूरो के ब्याह के बाद उन्होंने कभी पूरो की खोज खबर नहीं ली। उसके लिए तो ले देकर जोगा ही था सब कुछ, या फिर हरबंस कौर। पूरो हरबंस कौर के लिए उस दाते का ही नूर थी। जोगा जब बीमार हुआ तो पूरो ने खेतीबाड़ी की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। अगर वो ऐसा ना करती तो सारे परिवार को फाके लग जाते। थोड़ी सी खेतीबाड़ी थी, उसमें से भी एक हिस्सा हरबंस कौर के जेठ का था। और जोगी की मौत के बाद हरबंस कौर इस सोच में पड़ गई कि वो जवान विधवा बहू को कैसे संभाल पाएगी। क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? जोगी की मौत के 15 दिन बाद जब पूरू ने उससे पूछा तो वो भी विचलित हो उठी। तुम कैसी बात कर रही हो अम्मा? मेरा है ही कौन? तब हरबंस कौर की आंखों से आंसू ढलक आए। उसने पूरू को उठकर गले से लगाते हुए कहा, आज के बाद तुम मेरी बेटी बनकर रहना। मैं तुम्हारी सगी मां नहीं तो मुंह बोली तो बन ही सकती हो ना। मैं जो भी करूंगी तुम्हारे भले के लिए ही करूंगी, और इसी बहाने मेरे जोगे का बेटा मेरे सामने बड़ा होगा। पूरू ने भी भरी आंखों से कहा, अम्मा, मेरे पास ये बच्चा है, तुम हो, तो फिर कहीं भी जाने की अब जरूरत ही क्या है? तुम घबराओ मत। पूरू वैसे ही मेहनत करती रहती, खेतों में जाकर उसे सारे मौसमों की खबर रहती, कब क्या बीजना है। पूरो के जेठ का लड़का गुरमीत टांग कटने की वजह से वो खेतों में काम नहीं कर सकता था। पूरो ही उसके हिस्से का काम करती। वो थोड़ा बहुत हाथ बटा देता था, पर बदले में कुछ फसल ले जाता। थोड़ा बहुत जो गेहूं बचता उसे पूरो ही मंडी में जाकर बेच आती। इस बीच गुरमीत ने गांव में ही पंसारी की दुकान खोल ली थी। जब भी वो शहर सामान खरीदने जाता तो पूरो और उसके बच्चे के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आता। हरबंस कौर की बूढ़ी आंखों ने गुरमीत की आंखों में पूरो के लिए उतरे स्नेह को देखा तो उसने एक तरकीब ढूंढ निकाली। उसने मन में सोच लिया कि 1-2 महीनों के बाद वो पूरो की शादी गुरमीत के साथ कर देगी। उसकी जवानी को ढाह मिल जाएगी और सारे खतरे भी दूर हो जाएंगे। पूरो को वो मना लेगी, ऐसा उसे यकीन था। हरबंस कौर मौका देखकर कई बार बात छेड़ती, पर पूरो हूं हां में जवाब देकर निकल जाती। ऐसे ही 1 साल बीत गया। पूरो खेतीबाड़ी के अतिरिक्त कोई बात ही ना करती। हरबंस कौर दुआ मांगती कि पूरो मान जाए। वो डरती थी कि गांव वाले उसकी बहू को कहीं गुमराह ना कर दें, फिर तो वो खुद भी न घर की रहेगी और न घाट की। उस रात जब पूरो बत्ती बंद कर चारपाई पर पड़ी हुई थी तो अंधेरे में ही हरबंस कौर ने पूछा, पूरो, तू बिना आदमी के कैसे रह लेती है इस भरी जवानी में? तुम भी तो छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी अम्मा। तुमने भी तो कई साल गुजार दिए मर्द के बगैर, तो क्या मैं नहीं रह सकती? गुरमीत अच्छा लड़का है पूरो, तुम्हें पसंद करता है। फिर उसने कभी फालतू हमें तंग भी नहीं किया। लंगड़ा है तो क्या हुआ, हम भी कौन से बादशाह हैं। फिर जमीन में उसका भी तो बराबर का हिस्सा है ना। पर उसने कभी जतलाया नहीं, थोड़ा बहुत फाका लेकर सब्र कर लेता है। उसके बारे में तो सोच ही सकती है ना। अब तो उसने शराब पीना भी छोड़ दिया है। अम्मा, मैंने कब उसे बुरा कहा? पर इस तरह हम नई मुसीबत खरीद लें क्या? हम 3 जने मिलकर रह रहे हैं ना। कोई चौथा आ गया तो घर में नए असूल होंगे, है ना अम्मा? इस बात को भूल जा और सोने दे अब मुझे। इतना दुख झेल रहे हैं, ऊपर से नई किलकिल। ना नहीं होता। तुम्हारा बेटा छोटा है, कई साल लग जाएंगे उसे बड़ा होने में।
थक जाओगी पूरो। क्या तुम्हारा मन नहीं करता आराम से बैठने को? पर पूरो ने कोई जवाब न दिया। बूढ़ी अम्मा अंधेरे में ही टप टप आंसू बहाती रही। फिर आप ही बोली, तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं कल डेरे जाऊंगी, वहां करूंगी अरदास, राधा स्वामी ही बेड़ा पार लगाए। मैं तो सोचती थी कि जोगी की बीमारी पर लिया हुआ कर्ज भी उतर जाएगा। और पर पूरो ना हिली। आधी रात जागने के बाद उसकी भी आंख लग गई। ऐसे ही 2 साल बीत गए। पूरो के लिए अब अम्मा ने भी सोचना बंद कर दिया था। बच्चे और अम्मा को पालती पूरो ने बुआई से कटाई तक सारा काम संभाल लिया था। गांव की औरतें उसे देखती और तारीफ करती, वाह पूरो, तूने तो कमाल ही कर दी। और कोई होती ना तो भाग लेती किसी के साथ। तूने तो खेतों के साथ साथ बुढ़िया को भी नथ डाल ली है। पूरो या तो उनकी बात को नजरअंदाज कर देती या मुस्कुरा कर चल देती। उधर अम्मा को औरतें कहती, हरबंस को रे, मोती दान किए होंगे तूने जो ऐसी बहू मिली। हरबंस कौर बस कह देती, जय राधा स्वामी, उसी की बदौलत है, वरना मैं करम जल्ली किस काम की। उस शाम जमकर बारिश हुई। पूरो बहुत देर बाद घर लौटी, निढाल सी। हरबंस कौर पोते के साथ बैठी थी। तुम्हें ठंड लग रही होगी, कहो तो आग जला दूं? थोड़ा ताप लेगी तो थकान भी मिट जाएगी। हाँ जला दो, मेरा नहाने का मन है, नहा कर आती हूं। इतनी ठंड में बीमार हो गई तो? अम्मा ने हैरान होते हुए पूछा। पर पूरो गुसल खाने में घुस ही गई। पानी गर्म कर देती हूं, अम्मा ने बाहर से आवाज लगाई। पर पूरो ने दरवाजा न खोला। हरबंस कौर ने सूखी पराली जलाई और बैठ गई। वो फिर उठी और आग में शकरकंदी भुनने के लिए रख दी। पूरो बाहर आई और आग तापने लगी। भूख लगी होगी, शकरकंदी खा ले, फिर ठहर कर फुल्का बना देती हूँ। पर पूरो कुछ न बोली और चुपचाप शकरकंदी खाती रही। हरबंस कौर को उसकी चुप्पी से डर लग रहा था, इसलिए वो कुछ ना कुछ बोलती जा रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी बहू से नहीं, किसी मर्द से बात कर रही है। वो मर्द जो सारे घर की जिम्मेदारी निभाता, थका मंदा घर लौटता है। तुम क्या सोच रही हो पूरो? मैं सोच रही हूं कि कुछ मधुमक्खियां पाल लूं। खेती बाड़ी वाला महकमा भी हमारी मदद करेगा। कमा कमा कर कितना ही कर्जा चुका रही हूं, पर रकम घटती ही नहीं। लड़का स्कूल जाने लगा है, उसका कपड़ा लत्ता इधर उधर, घर की छत टूटी है, बारिश में छत के नीचे रहकर भी भीगते रहते हैं। बाहर चूल्हा गीला हो जाता है, रोटी तक बनाने में मुश्किल होती है। अम्मा उसके करीब आ गई। तू ये सब झमेला ना पाल, कोई मर्द भी तो घर पे नहीं है ना। ये तो जाने कब जवान होकर तेरा साथ देगा। सारी जवानी बर्बाद होकर रह गई है तेरी, तिस पर मेरा बोझ। अम्मा तेरे साथ ने ही तो मुझे मजबूत बनाया है। तू अपने आप को बोझ क्यों कहती है? चल तू नहीं मानती तो मैं पहली में कुछ सब्जियां ही बीज दूं, वहीं गांव में बेच लूंगी। कम से कम कर्जा तो खत्म होगा ना। अब की बार हरबंस कौर कुछ न बोली। पूरो ने फिर मुंह खोला। तुमसे एक बात और करनी है अम्मा। क्या? अम्मा का दिल धड़क उठा। गुरमीत खेतों में आया था अपना हिस्सा मांगने। हरबंस कौर का मुंह खुला का खुला रह गया। यही तो डर था पूरो, तभी तो कहती थी कि तू मान जा। खेत बंट गया तो तेरे हिस्से क्या रह जाएगा? पहाड़ सी जिंदगी है तेरी, ऊपर से बेटे को पढ़ाना लिखाना। पूरो चुपचाप आग सेकती रही। अम्मा एकाएक उठी और बाहर निकलने लगी तो पूरो ने रोक दिया। कहां जा रही हो अम्मा? गुरमीत के पास। रुक जाओ अम्मा, इतनी जल्दी नहीं है, मैं संभाल लूंगी। उसका हिस्सा तो उसे देना ही है ना, तो तू हाँ ही क्यों नहीं कर देती? मेरी अच्छी बेटी, मेरी बात मान ले, रब तेरा भला करेगा। पूरो ने मुंह ही ना उठाया, बस इतना ही कहा, तेरे बेटे की अमानत हूं। ये कहकर दुखी ना कर अम्मा, तो मर। अम्मा धड़ाम से चारपाई पर बैठ गई। अब मैं सोऊंगी, बहुत नींद आ रही है, पूरो ने कहा और चुपचाप लेट गई। हरबंस कौर उसमें बदलाव तो देख ही रही थी। उसने बेटे को पुचकारा नहीं, रोटी नहीं खाई। इतनी ठंड में उसका नहाना? हरबंस कौर का दिमाग दौड़ रहा था और पूरो सोने का बहाना बनाए चारपाई पर लेटी रही। रोटी नहीं खाओगी? एकाएक वो चीखी। आते ही लेट जाती हो। दिन भर खटने के बाद क्या मैं थकती नहीं? मेरे भी टखने टूटते हैं, पैरों में छाले पड़ते हैं, लोगों को चुप कराते कराते दिल में जख्म होते हैं। मैं किसके लिए कर रही हूं? परिवार के लिए ना, इसके लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पोते के लिए। जाने वक्त आने पर नजरें ही फेर ले। तू उलट सोचती ही क्यों? तेरा बेटा है, तूने नजर नहीं फेरी तो? हरबंस कौर ने हौसला दिया।
और उसके मन के भीतर एक तूफान मचा हुआ था। उसके मन की पीड़ पूरो समझ ही कहां रही थी। वो एक साथ कई बातों से दुखी हो रही थी। जोगा याद आ रहा था। दरअसल जवान बहू की चिंता थी, गुरमीत का जमीन का हिस्सा मांगना, पर उसके दुखों का तो कोई हिसाब ही नहीं लगाया किसी ने। पूरो अपना हट नहीं छोड़ेगी। हरबंस कौर को लगा कि जमीन बांटने का तो सीधा मतलब उसकी जिंदगी में करारी हार। जोगा होता तो शायद यह एहसास ना होता। अब तो उसकी मुट्ठियों से सब कुछ फिसलता जा रहा था। जमीन तो वो बचाना चाहती थी अपने पोते निहाल के लिए, जो मां से ज्यादा दादी से जुड़ा हुआ था। बस पूरो ही चूक गई, वरना सारी जमीन निहाल की ही तो थी। वो रात भर यही सोचती रही। सुबह उठते ही बुढ़िया ने फिर वही अलाप छेड़ा तो पूरो खींच गई। उसने बर्तन उठाकर अम्मा के आगे फेंक दिए। तू रोज रोज उस लंगड़े के लिए क्यों लड़ती है? मेरी जिंदगी है, कैसे भी काटूं। किस्मत पे सुख होता तो तेरा पुत्र ही क्यों मरता? तू तब ही घर से निकाल देती, अच्छा होता। मुझे ही मौत निगल जाती। हरबंस कौर घर से बाहर आकर बैठ गई। घर के बाहर कई औरतें इकट्ठा हो गई। आंखें पहुंचती हरबंस कौर कहने लगी, जवान बहू है, मन भरेगा तो रोएगी ही। मैं बदनसीब भी क्या करूं। वे उमस भरे दिन थे। हरबंस कौर घर से बाहर पेड़ तले चारपाई पर बैठ जाती। निहाल स्कूल जाने लगा था। गांव की बड़ी बुढ़ियां वहीं पीपल तले आकर बैठ जाती। हरबंस कौर बहुत बदल चुकी थी। वो अब बहू की तारीफें नहीं करती थी। कोई तारीफ करता तो उसके दिल पर छुरियां चलती थी। दिन भर घर के काम काज में खटने के बाद उसे मिला ही क्या? हरबंस कौर, औरतें तो बनी हैं घर के काम काज के लिए। तेरी बहू की हिम्मत है जो खेतों में मर्दों की तरह जुती रहती है। उसके भाग खोटे हैं, वरना मेरा बेटा ही क्यों मरता। ऊपर वाला जहां रखता है रहना पड़ता है। तेरी बहू की मिसालें तो दूसरे गांव में भी दी जाती हैं, बड़े हौसले वाली है। पर हरबंस कौर ने बहू की तारीफ में कुछ ना कहा। उसकी छाती में तो जमीन के टुकड़े को लेकर ही हौल उठ रहे थे। मेरी बहू तो घर का कामकाज देखती है और सजती संवरती है। मेरे को तो घर के काम की आदत ही नहीं रही। जब राधा रानी ने यह कहा तो हरबंस कौर फट गई। ना फिर उसके चर्चे गांव में क्यों नहीं होते? 15 सालों से मैं संभाल रही हूं घर को, और निहाल को भी। मेरा चर्चा नहीं होता क्या? घर को संभालने वालियां सियानियां नहीं होती? हम भी तो खपती हैं दिन रात, सारे नफे नुकसान को झेलती हैं। सभी औरतें चुप कर गईं। धीरे धीरे उठकर सब चल दी। हरबंस कौर अकेली ही बैठी रही। वो अकेले ही खुद से बातें करती रही। उसकी खींच की आदत भी बढ़ गई थी। वो बात बात पर पूरो से ही उलझती रहती। पूरो मुस्कुरा कर टाल देती तो निहाल पूछता, मां तुम्हें गुस्सा नहीं आता? दादी कितना कुछ बोल देती है। तेरी दादी का गुस्सा जायज है निहाल। मेरी वजह से ही तेरे हिस्से में थोड़ी सी जमीन रह गई। फिर तेरी दादी बूढ़ी भी तो हो गई है, काम उससे होता नहीं, बस खींचती रहती है। शकरकंदी भी सेकती है तो आधी कच्ची रह जाती है। अब आखिरी उम्र में करे भी क्या? मतलब कि मैं अब मर खप जाऊं? मेरी जरूरत खत्म हो गई है ना। बेटा जवान हो रहा है, उसकी बहू आएगी तो वही चूल्हा चौका संभालेगी ना। तब बैठकर खाना, जैसे हाँ, जैसे मैं उसे आप दोनों की रोटियां बनाने के लिए छोड़ जाऊंगा। खेती बाड़ी करके यहां थोड़ी ना पड़ा रहूंगा। फौज में भर्ती होना है मेरे को। मैंने तो मर ही जाना है। रोटियां तो पकी पकाई तेरी मां को चाहिए। हरबंस कौर फिर चीखी तो पूरो ने आगे बढ़कर अम्मा के दोनों हाथ थाम लिए। ऐसा क्यों कहती हो अम्मा? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। हरबंस कौर ने महसूस किया पूरो के हाथ बहुत गर्म है, शायद बुखार है। हरबंस कौर ने ध्यान नहीं दिया और हाथ चटक दिए। फिर वो सोचने लगी कि पूरो ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। भूख क्यों नहीं लगती उसे उस पर तरस भी आया। उसने गौर से पूरो को देखा। उसके बालों में चांदी उगाई थी, जैसे आंखों के नीचे काले घेरे थे। हरबंस कौर रोने लगी। मैं जानती हूं तू मेरे मरने की दुआ करती होगी। तुझे डांटती हूं, मैं किसी के आगे तुम्हारी तारीफ भी नहीं करती। नहीं अम्मा, मैं अपनी उम्र भी तुझे ही देती हूं। तू कई साल तक जिए। कहते हुए पूरो चारपाई पर लेट गई। उसकी आंखें बंद हो रही थी। अम्मा की आंखें भर आई। तो कुछ खा ले पूरो। नहीं अम्मा, तुम लोग खा लो, मैं तो बस। और वो सो गई। हरबंस कौर ने उसके सर पर हाथ फेरा और कंबल उड़ा दिया। फिर दादी पोते ने खाना खाया और सो गए। सुबह हरबंस कौर ने पूरो के उठने से पहले ही पराठे बनाए और चाय का लोटा लेकर उसके सिरहाने रखकर बैठ गई। पूरो ना हिली तो हरबंस कौर ने उसकी बांह हिलाई, पर पूरो थी ही कहां। उसकी चीखें निकली तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। बुढ़िया निहाल हो गई।
रो रो कर उसका गला बैठ गया। पूरो की विदाई हुई तो उसे महसूस हुआ कि आज उसके सिर का साईं उठ गया। अब उसकी उम्मीदें निहाल पर थी। 4 बरस फिर बीत गए। निहाल को खेती में कोई दिलचस्पी न थी। वो फौज में भर्ती हो गया। दादी खूब चिल्लाती रही, ओए निहाले, जमीन का क्या होगा? तू मुझे छोड़ गया तो मैं क्या करूंगी? पर दादी, तेरे लिए अपने अरमान तो नहीं मार सकता ना, तुम्हारे पास पड़ा करूंगा क्या? उसने बिलखती अम्मा पर नजर डाली और चला गया। हरबंस कौर की चीखें अभी भी रात को गांव भर में गूंजती है। पूरो तो क्यों अपनी जिंदगी मेरे नाम कर गई? हाय, तू तो साईं था मेरा। नीलाटो, तू क्यों मर गई? पर पलटकर कोई आवाज नहीं आती, कोई आवाज नहीं आती।